बच्चों, तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर, जो कि इकोलॉजी का इकोलॉजी का पहला चैप्टर है। 12th का जो हमारा चैप्टर है, लास्ट जो यूनिट दी हुई ना, उसी का पहला चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले क्या जानते हैं, इकोलॉजी क्या होती है। तो स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल मतलब सराउंडिंग, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा, इकोलॉजी क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के बीच संबंध तथा उनका एटमॉस्फेयर के साथ संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के बीच संबंध तथा उनका एटमॉस्फेयर के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। मान लो एक ऑर्गेनिज्म हमारा ए हो गया और एक ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, बी हो गया। मान लो ये चिंटू है, ये मिंटू है, दोनों क्या है, भाई हैं। एक चिंटू है, एक मिंटू है, दोनों क्या है, भाई हैं। तो इन दोनों का एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है तथा उनके जो सराउंडिंग, जो मान लो उनका एटमॉस्फेयर हो गया, उसका क्या इन पे इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे इनका उनके उसके साथ क्या रिलेशन है, यही चीज क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है। जो हमारा इंडियन इकोलॉजी है उसके फादर कौन है। तो इंडियन इकोलॉजी के फादर रामदेव मिश्रा चचा है। कौन है, रामदेव मिश्रा जी हैं। अब देखते हैं इकोलॉजी के 4 लेवल होते हैं। कितने होते हैं, इकोलॉजी के 4 लेवल होते हैं, मतलब 4 लेवल में हम इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो सबसे नीचे वाला होता है, जो सबसे बेसिक होता है, सबसे पहला हो गया, सबसे नीचा हो गया, सबसे कौन हो गया, बेसिक हो गया, वो ऑर्गेनिज्म होता है। एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोई जीव है तो उसको हम ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। मान लो एक बकरी है, क्या एक बकरी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। वही बहुत सारी बकरियां आ गई, क्या आ गई, बहुत सारी बकरियां, तो उसे हम क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन। बहुत सारा पॉपुलेशन मिलके क्या बनाता है, कम्युनिटी बनाता है। और बहुत सारा मतलब अब इन तीनों को एक साथ हम क्या बोल देते हैं, बायोमास बोल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स हमारे इकोलॉजी के क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या है, हमारे इकोलॉजी के बेसिक यूनिट होते हैं। यानी जो सिंगल ऑर्गेनिज्म हो गया, एक ऑर्गेनिज्म हो गया, 2 ऑर्गेनिज्म हो गया, मतलब आप समझिए लिविंग थिंग, जो सजीव होते हैं ना, उन्हीं को आप बोल दीजिए ऑर्गेनिज्म है हमारे। अब देखिए दूसरा पॉपुलेशन क्या होता है। तो सेम स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर पॉपुलेशन का निर्माण होता है। मान लो एक बकरी थी और दूसरा क्या आ गया, हमारी भेड़ आ गई, तीसरा क्या आ गया, हमारा बाघ आ गया। कौन आ गया, बाघ आ गया। तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, पॉपुलेशन का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन का निर्माण। मान लो बकरी चाहे बकरी, भेड़, बाघ सब एक साथ मिलके डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, जनसंख्या। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। अब जानते हैं कि स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज क्या होगा, दिखने में एकदम सिमिलर, मतलब उनको सामने से देखो तो एकदम दिखने में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। उनका रंग सेम होगा, आकार सेम होगा, लंबाई सेम होगा, चौड़ाई सेम होगा, उनका हर एक चीज दिखने में क्या होता है, समान होता है। और जो उनका क्या मतलब सिमिलर फीचर्स, और उनका वो क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच क्रॉस उनका हम करा सकते हैं या इंटरब्रीड करते हैं। मतलब मान लो एक बकरी है मतलब बकरा है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के बीच में क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे तथा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग्स मतलब बेबी को जन्म देते हैं। क्या करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं। तो वही स्पीसीज क्या होता है, सिमिलर फीचर्स वाले सभी जीव दिखने में एकदम सेम हो, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, स्पीसीज बोल देते हैं। जो कि एक दूसरे के बीच क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे तथा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। अब देखते हैं कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी तो सभी डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन को मिला के हमारे कम्युनिटी का निर्माण होता है। क्या होता है, मान लो डिफरेंट क्या है, स्पीसीज है। मान लो एक स्पीसीज हमारी बकरी की हो गई, एक हमारी भेड़ की हो गई, एक भैंस की होगी, एक गाय की होगी। तो इन सब के स्पीसीज को एक साथ मिला दो तो पॉपुलेशन हो जाएगा। तो उसी पॉपुलेशन को हम क्या बोल देंगे, कम्युनिटी बोल देते हैं। तो बहुत सारे, मान लो कि 10 बकरियां हो गई हमारी, 10 भेड़ हो गए, 10 बैल हो गए, 10 हमारे बाघ हो गए। तो इन सब के सब देखो, ये डिफरेंट स्पीसीज, ये डिफरेंट स्पीसीज का पॉपुलेशन है ना, ये सब एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाने। देखो 10 बकरी, 10 भेड़, 10 भैंस, 10 बैल हो गए हमारे। तो ये सब, इन सब का जो पॉपुलेशन है ना, जो 40 में ये पॉपुलेशन हो गया ना,
यही क्या हो गया हमारा कम्युनिटी हो जाता है। तो सभी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन को मिलाकर कम्युनिटी का निर्माण होता है, जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं। क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर एरिया में, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का गांव किसी का कहीं और है, किसी का कहीं और है, किसी का कहीं और है, तो ये हम लोग अलग अलग जगह रह रहे हैं कि नहीं, एक अपना पार्टिकुलर हम लोगों का एरिया है। तो क्या होता है, यही एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं और बेसिक नीड के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। जैसे आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी की कर रहे हो, चाहे जेईई कुछ भी की आप कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, एक ही चीज के लिए, किसके लिए, उस कॉलेज की सीट के लिए। मान लो उस कॉलेज की सीट के लिए क्या कर रहे हो, आप एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही जो भेड़ बकरियां हमारे जो जानवर है, वो खाने के लिए, पत्तियों के लिए कंपटीशन करेंगे, मान लो एक दूसरे का शिकार करने के लिए कंपटीशन करेंगे। तो वही क्या हो जाता है, एक दूसरे से बेसिक नीड के लिए क्या करते हैं, बेसिक नीड मतलब आवश्यकता, बेसिक जो आवश्यकता होगी उनके लिए कंपटीशन करते हैं। अब देखते हैं बायोमास क्या होता है। तो बायोमास क्या है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो हमारा बायोमास बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। एक स्पेसिफिक जोन में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, बायोमास कहा जाता है। मान लो हम ले लिए डिजर्ट, क्या ले लिया, डिजर्ट। अब डिजर्ट में जितने हमारे पेड़ पौधे हो गए, जितने हमारे जीव जंतु हो गए, सबको मिलाकर एक साथ क्या बोल देंगे, हम बायोमास बोल देंगे। अब मान लो रेन फॉरेस्ट ले लिए, रेन फॉरेस्ट मतलब अमेजॉन जंगल, कौन सा, अमेजॉन फॉरेस्ट ले लो आप लोग। अमेजॉन फॉरेस्ट में क्या होगा, बहुत सारे प्रकार की, बहुत सारे मतलब पूछो ही मत, बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं उसमें ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। तो उन सभी को एक साथ क्या बोल दो, बायोमास बोल सकते हैं हम लोग। मान लो कोई फॉरेस्ट है और कोई टुंड्रा हो गया, टुंड्रा मतलब वही वाला, जैसे देखो हमारा पृथ्वी का इक्वेटर होता है ना, तो शायद इसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स, पोल्स के बाद हमारा टुंड्रा आता है। क्या आता है, टुंड्रा आता है, जहाँ पे बहुत ही गंभीर ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वही हमारा क्या हो जाता है, टुंड्रा हो जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म पाया जाए उनको मिला के क्या बोल देंगे, बायोमास कह देते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। अब देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम बायोटिक ऑर्गेनिजम्स और बायोटिक इन्वायरमेंट के संबंध तथा उनका एक दूसरे के बीच में संबंध क्या है, इकोसिस्टम है। जो हमारे मान लो बायोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उनका एक दूसरे के बीच में संबंध, बायोटिक मतलब लाइफ, मतलब मान लो जो जीवित जीव हैं, जैसे हमारी बकरी भालू हो गया, शेर हो गया, इनका जो एक दूसरे के बीच संबंध हो गया, और इन सब का इन्वायरमेंट के साथ जो संबंध हो गया। मान लो ये बायोटिक क्यों है, क्योंकि इनमें लाइफ है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, जिसमें हमारा वायु है, टेम्परेचर हो गया हमारा, तो हमारा वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब है। तो इनका एक दूसरे के बीच में संबंध, जो हमारी ऑर्गेनिज्म हो गए उनका एक दूसरे के बीच में संबंध, तथा एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ संबंध। एबायोटिक मतलब बिना लाइफ के, अजीब बोल सकते हैं आप लोग। तो वही, तो सजीवों का सजीवों के बीच संबंध तथा उनका निर्जीवों के बीच संबंध, ऐसे बोल दीजिए। तो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के बीच संबंध तथा एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ संबंध क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। इनमें क्या होता है, बायोटिक से एबायोटिक में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बायोटिक से बायोटिक में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एबायोटिक से बायोटिक में एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना। या बोल सकते हैं कि इनका जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे होता है। एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और तथा न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है, जैसे हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है, जैसे हम लोग नाइट्रोजन का साइकिल देख सकते हैं। तो यही सब, तो इकोसिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में संबंध तथा उनका इन्वायरमेंट के बीच में संबंध तथा एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब आते हैं मेजर बायोमास ऑफ इंडिया। इंडिया के कितने मेजर बायोमास है, बायोमास क्या बोले थे आपको, टोटल पॉपुलेशन जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में हो गई, एक स्पेसिफिक जोन में हो गया, वही क्या होता है, बायोमास हो गया है। तो मेजर बायोमास इंडिया में कौन कौन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाते हैं हमारे, कौन से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि हमारी इक्वेटर साइड पे होते हैं। और आते हैं डिसीडियस रेन फॉरेस्ट हो गए, उससे थोड़ा नीचे चले जाओ। उसके बाद डिजर्ट हो जाते हैं हमारे, जो रेगिस्तान वाले हो, जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। और हमारा सी कोस्ट यानी समुद्र का जो किनारा होता है, समुद्र का किनारा आप लोगों ने फिल्मों में देखा है, समुद्र के किनारे जंगल होता है, थोड़ा थोड़ा छोटा बड़ा, तो वही हो जाता है हमारा सी कोस्ट। अब देखते हैं हैबिटाट क्या होता है। अब देखते हैं हैबिटाट, ये आप मेजर बायोमास इंडिया का याद कर लीजिएगा। पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा डेसिडियस रेन फॉरेस्ट, तीसरा डिजर्ट और चौथा सी कोस्ट। अब आते हैं हैबिटाट पे। हैबिटाट मतलब हैबिटाट मतलब क्या होता है, रहने का स्थान या प्लेस। तो हैबिटाट इज अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, तो वह स्थान जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो हैबिटाट क्या है, वह स्थान है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे हम लोगों के लिए क्या होगा, हमारा घर हमारा स्थान हो गया,
हो गया ना। जैसे शेर है जंगल में रहता है तो उसके लिए उसका हैबिटाट हो गया, मतलब उसका हैबिटाट दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल हो जाएगा। जैसे मान लो शेर जंगल में रह रहा था तो उसके लिए नेचुरल हैबिटाट है, उसी को ले जाके पिंजड़े में रख दो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो आर्टिफिशियल हो गया कि नहीं हो गया, उसके लिए वो उतना अच्छा है नहीं है, उसकी हेल्थ पे असर डालेगा, एकदम डालेगा भाई। अब देखते हैं नीच क्या होता है। इसका इकोसिस्टम एक फंक्शनल यानी कार्यात्मक रोल है। देखिए हम हिंदी में ज़्यादा इसलिए लिखे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, उनको इंग्लिश पूरा पूरा समझ में नहीं आता है, इसलिए हम बीच बीच में इंग्लिश हिंदी करते रहते हैं, तो बस आपको समझने से मतलब है, क्वेश्चन तो हल कर ही लेंगे। अब देखिए नीच नीच किसे बोलते हैं, इसका इकोसिस्टम में एक फंक्शनल रोल है। क्या है, इसका इकोसिस्टम में एक फंक्शनल रोल है। जिस स्थान पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वे वहां पर पाए जाने वाले स्रोत का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आप लोग मान लो एक गांव में रहते हो, उस गांव में एक तालाब है, खूब अच्छा सुंदर सा तालाब है, मान लो उसमें पानी पीने लायक है, तो आप लोग क्या करोगे, उसमें से पानी जाओगे भरोगे और पीने के लिए यूज करोगे, नहाने के लिए यूज करोगे। तो क्या कर रहे हो, एक पार्टिकुलर स्थान पे तो रह रहे हो तथा वहां पे जो स्रोत पाया जा रहा है उसका आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसका आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो वही चीज क्या हो जाता है, हमारा नीच हो जाता है, नीच हो जाता है। जैसे आप लोगों ने यूट्यूब पे सुना होगा कि उसका नीच, उसका कंटेंट, नीच या कंटेंट बोलते हैं जिसको। अब देखो एक स्पीसीज एक पर्टिकुलर नीच में रहता है, मान लो कोई एक स्पीसीज है ना, तो एक पर्टिकुलर नीच में रहता है, एक नीच में केवल एक ही प्रकार के स्पीसीज रह सकते हैं, उनके लिए वही फेवरेबल होता है। नहीं तो क्या करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करने लगेंगे सब, एक स्पीसीज के नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, झगड़ा करने लगेंगे सब। अब देखो बायोस्फीयर देखते हैं क्या होता है। बायोस्फीयर धरती पर पाए जाने वाले सभी बायोमास का सम टोटली बायोस्फीयर है। हमने क्या बोला, बायोमास आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक जोन में जो जितना ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो वही क्या हो जाता है, बायोमास हो जाता है। अब सब बायोमास को मिला दो, मान लो एक डिजर्ट वाला हो गया, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला बायोमास हो गया, एक सी कॉस्ट वाला बायोमास हो गया, एक डेसिडियस रेन फॉरेस्ट वाला हो गया। इन चारों को एक साथ हम क्या बोल देंगे, बायोस्फीयर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बायोस्फीयर बोल देंगे, ठीक है ना। तो धरती पर पाए जाने वाले सभी बायोमास का सम टोटल क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। सम टोटल मतलब वही सम जोड़ दो, सम टोटल क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। अब देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ऑर्गेनिजम्स को घेरे हुए सभी एबायोटिक फैक्टर जो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मान लो हमारे चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, हमारे चारों तरफ क्या है, हवा चल रही है, नीचे नीचे क्या है, मिट्टी है, देखो ऊपर से सूर्य का सनलाइट आ रहा है, टेम्परेचर है। तो ये सब फैक्टर्स जो हो गए ना, यही सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को घेरे हुए सभी एबायोटिक फैक्टर जो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सनलाइट हो सकता है और सॉइल हो सकता है। क्या हो सकता है, सॉइल हो सकता है। देखो टेम्परेचर में, टेम्परेचर लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, बायोटिक है, एबायोटिक, एबायोटिक, वाटर भी एबायोटिक, लाइट भी एबायोटिक और सॉइल भी एबायोटिक। तो ये चारों फैक्टर्स कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है। अब देखते हैं कि मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से थे, चारों हम लोग देख ही लिए। तो सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स को लैटिट्यूडनली और एटीट्यूडनली रूप से अफेक्ट करता है। आप लोगों ने पृथ्वी का देखा है कि नहीं, ये वाला पृथ्वी का स्ट्रक्चर, तो बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है, बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है। इसको क्या बोलते हैं, हमको याद नहीं आ रहा था इसीलिए नहीं लिखा है। देखिए जो हमारा सूर्य होता है ना, इस लाइन से मकर रेखा बोलते हैं, इसको कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है अभी। देखो इसको मकर, इसको कर्क बोलते हैं। तो सूर्य क्या होता है, इसी के बीच में अपना क्या करता है, गति करता है, इसी के बीच में यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, तो दिन रात होता रहता है, ठीक है ना। तो मान लो जो सूर्य यहाँ पे है तो टेम्परेचर यहाँ तक पहुंचा और इसका टेम्परेचर यहाँ तक पहुंचा, फिर सूर्य आए तो टेम्परेचर यहाँ तक पहुंचा, टेम्परेचर यहाँ पहुंचा, सूर्य यहाँ पे टेम्परेचर इधर, मतलब पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता है कि नहीं, पोल्स के पास। तो हमेशा पोल्स में हमेशा साल भर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। अब देखो जो सूर्य का प्रकाश है ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है, इक्वेटर पे मिल रहा है। सूर्य का प्रकाश ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है, इक्वेटर पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा तो जो हमारी पत्तियां होंगी, जो हमारे पेड़ पौधे होंगे, वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे। जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे तो बायोमास ज्यादा प्रोडक्शन होगा, बायोमास ज्यादा बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए टेम्परेचर, अब तो टेम्परेचर ऐसे इफेक्ट करता है। देखो जो यह ऑर्गेनिजम्स को लैटिट्यूडनली और एटीट्यूडनली रूप से अफेक्ट करता है। इससे दूर जाओ, इसके पास आओ, इस रूप से अफेक्ट करता है। ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, घटने लगता है। जैसे पहाड़ों पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है, पहाड़ों पे टेम्परेचर कम होने लगता है। तो वही ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम होने लगता है तथा नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांटा गया है, पहला यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म और दूसरा स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। यूरी मतलब ज्यादा, स्टीनो मतलब कम, बस सही से याद कर लीजिए आप। तो यूरी थर्मल मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। वाइड मतलब बड़ा रेंज, मतलब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। यूरी थर्मल का एग्जांपल हमारा मैमल्स हो जाते हैं, बर्ड्स और आर्की बैक्टीरिया हो जाता है। जो आर्की बैक्टीरिया क्या थे, आर्की बैक्टीरिया थे ना,
हार्श हैबिटाट में रहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स हो जाते हैं, मिथेनोजेंस हो जाते हैं, ये सब। अब देखते हैं स्टीनोथर्मल, वे ऑर्गेनिज्म जो कि एक नैरो रेंज, आप थोड़ा सा टेम्परेचर उनके उनके जैसे रह रहे हैं, मान लो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री करोगे तो मर जाएगा, तो वे स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म हो गए। तो वे ऑर्गेनिज्म एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होने पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होने पर क्या होता है, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसका एग्जांपल कौन है, पोलर बियर्स, पोलर मतलब पोल्स, पोल्स पे जो पाए जाते हैं, जो पोल्स पे क्या पड़ रहा था, ठंडा पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था, तो वही जो पोल्स पे पाए जाते हैं, जो पोलर बियर्स होते हैं, पोल्स पे पाए जाने वाले भालू जो होते हैं, ठीक है ना, पोलर बियर्स हो गए। पेग्विन हो गया हमारा, जो पेग्विन हम लोग देखते हैं बहुत सुंदर लगता है देखने में, भाई हमें तो बहुत अच्छा लगता है। देखो तो पोलर बियर्स हो गया हमारा, पेग्विन हो गया, इंसेक्ट्स हो गए हमारे, इंसेक्ट्स हो गए हमारे, और क्या हो गया, रेप्टाइल्स होते हैं। देखते हैं इंसेक्ट्स क्या होते हैं कि ठंडी वंडी में गायब हो जाते हैं, फिर जब गर्मी थोड़ा थोड़ा आएगा तो चले जाते हैं सब पता नहीं कहाँ से। तो क्या होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मर जाते हैं, और जब थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लगता है तो इनका लार्वा जो रहता है उसे बन जाते हैं फिर से नया इंसेक्ट, ठीक है ना। तो वही क्या करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है कि इंसेक्ट्स हो जाते हैं यहाँ पे स्टीनोथर्मल, वाइड रेंज अपने थोड़ा, मान लो इनका जो बॉडी टेम्परेचर सहन करने की क्षमता है उससे कम भी टेम्परेचर हुआ तो मर जाएंगे, उससे ज़्यादा भी या तो मर जाते हैं सब। अब देखते हो रेप्टाइल्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स ठंडी में, जो हमारा जो विंटर सीजन होता है उसमें रेप्टाइल्स हमको देखने को बहुत कम मिलते हैं, जो सांप होते हैं, ठीक है ना। तो यही हो गया। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं वाटर। अब दूसरा क्या है, वाटर है। तो वाटर की क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब वाटर की क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा में है, और क्वालिटी उसकी कैसी है, मतलब ज़्यादा सैलाइन वाटर तो नहीं है, ज़्यादा एसिडिक वाटर तो नहीं है, ये इस आधार पे बांटते हैं। तो पहला हो जाता है यूरी हैलाइन। यूरी हैलाइन क्या होता है, वे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को सहन कर सकते हैं। वाइड मतलब बड़ा रेंज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सैलिनिटी वो तभी भी रह सकता है जैसे समुद्र का पानी ज़्यादा खारा है तो उसमें क्या होता है, सभी जीव नहीं रह सकते हैं। हम लोग की जो मैराइन फिशेस होती हैं, ना, इनको ले जाके यदि उसमें हम लोग डाल देते हैं तो क्या होगा, इनके शरीर से पानी सब बाहर निकल जाएगा और ये मछली मर जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, साल्ट ज़्यादा होता है, तो क्या करेगा, इनके शरीर से पानी को अपने अंदर खींच लेगा और इनमें पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जो हमारी मैराइन फिशेस हैं, जो फ्रेश वाटर वाली फिशेस हैं, फ्रेश वाटर वाली फिशेस हैं, उनको मैराइन वाले वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। और एक काम कर सकते हैं, यदि आप मैराइन वाले को फ्रेश वाटर में डालेंगे तो क्या करेंगे, फूल जाएंगे सब, क्या करेंगे, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके फिर भी मर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है। तो यूरी हैलाइन वे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को सहन कर सके। जैसे एग्जांपल पे एक सलमान होता है, कौन होता है, सलमान। कौन, सलमान भाई, अपने सलमान भाई हैं भाई, वही जो गाड़ी चढ़ा दिए थे लोगों पे, वही सलमान भाई। अब देखो दूसरा स्टीनो हैलाइन, तो वे ऑर्गेनिज्म की नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को सहन कर सके। क्या, नैरो रेंज, बहुत कम रेंज को सहन कर सकते हैं। उसका एग्जांपल कौन है, सार्क भाई, अपनी ये सार्क है, सार्क बहुत खतरनाक होती है, हमें तो बहुत डर लगता है इसे। देखो सार्क हो गया। अब देखो तीसरा, लाइट कैसे अफेक्ट करता है, तो सूर्य का प्रकाश। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब देखते हैं फोटो पीरियाडिज्म क्या होता है। तो दिन के कितने घंटे धूप मिल रहा है पौधे को, तो देखिए फोटो पीरियाडिज्म क्या होता है, दिन के कितने घंटे उसको धूप मिल रहे हैं, ठीक है ना, वही क्या है, फोटो पीरियाडिज्म है। यानी फोटो पीरियड मतलब लाइट का पीरियड, यानी उस पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितना घंटा लाइट मिल जा रहा है। तो इस हिसाब से 3 भागों में वो प्लांट्स होते हैं, एक शॉर्ट डे प्लांट, एक लॉन्ग डे प्लांट और एक डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब शॉर्ट डे प्लांट मतलब कि क्या, थोड़ा कम इनको क्या चाहिए, धूप चाहिए। मान लो 4 से 5 घंटे यदि धूप मिल जा रहा है तभी अपना ये ग्रो कर सकते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल होता है राइस, सोयाबीन और ओनियन हो गया। हमारा राइस हो गया, हमारा चावल हो गया, सोयाबीन हो गया और हमारा प्याज हो गई, हमारी ओनियन हो गई। अब देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट कौन होता है, पोटैटो होता है, सुगर बीट होता है, हिबिस्कस हो जाता है और रेडिस हो जाता है। देखो पोटैटो लॉन्ग डे प्लांट क्यों होता है, क्योंकि भाई इसको क्या कहती है, ज्यादा से ज्यादा सूर्य का प्रकाश चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। जब ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा तो ज्यादा से ज्यादा भोजन बनाएगा। जब ज्यादा भोजन हो जाएगा इसके यूज करने से ज्यादा, तो उसको क्या करेगा, इसको स्टेम में, मतलब अपना अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसमें स्टोर कर देगा। क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। वही काम क्या करता है, रेडिस भी करता है, क्या करेगा, स्टोर कर देगा, ज्यादा बना लेगा। तो अब एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, ना इनको ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, हिसाब से मिल जाए बहुत है भाई उसके लिए। देखो उसका एग्जांपल टोमेटो हो जाता है, कॉर्न हो जाता है, कुकुम्बर हो जाता है। टोमेटो हो गया, कॉर्न हो गया, कुकुम्बर हो गया। तो ये क्या कर लीजिए, इस एग्जांपल को आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए हम एकदम
इसको हम 5 स्टार दे दे रहे हैं। कितना स्टार? 5 स्टार, 5 स्टार दे दे रहे हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, इसको याद हो जाना चाहिए, अब तक तो याद हो गया होगा। अब देखिए, टेम्परेट रीजन के पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं क्योंकि उनको अच्छे से धूप मिल पाती है। देखो टेम्परेट रीजन वाला यही वाला जो इक्वेटर पे होते हैं, यही सारे इन्हीं को क्या बोलते हैं? टेम्परेट। ठीक है ना? तो देखो टेम्परेट रीजन वाले पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। टेम्परेट इसके साथ नीचे वाला होता है, जो यहाँ पे मकर रेखा वाली। देखो टेम्परेट रीजन के पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं क्योंकि उनको अच्छे से क्या मिल पाती है? धूप मिल पाती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये इतने घने होते हैं कि इनकी सतह पर धूप पहुँच ही नहीं पाता है। जैसे आप अमेज़न फॉरेस्ट में चले जाइए, यही वाला होता है। आप देखिए अमेज़न फॉरेस्ट में चले जाइए, तो अमेज़न क्या कौन सा है? एक रेन फॉरेस्ट है हमारा। वहाँ पे क्या होता है? धूप भी ज़्यादा मिलती है, बारिश भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पौधों के लिए पानी भी अच्छा खासा मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है और धूप मिल जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर लेते हैं और ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और घने हो जाते हैं। इसकी वजह से ना अमेज़न फॉरेस्ट में जो धूप होता है वो नीचे तक नहीं पहुँच पाता है, और जो अमेज़न फॉरेस्ट में जो पौधे पाए जाते हैं वो 100 मीटर से कहीं ऊँचे हैं। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी ले। अब देखिए सॉयल, अब सॉयल कैसे इफेक्ट करता है? तो सॉयल भी ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हमारी सॉयल है, मृदा है, वो भी ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करती है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, बंटवारा, बंटवारा। ठीक है, तो वही सॉयल भी ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑर्गेनिजम्स को सॉयल के पार्टिकल्स की साइज, मिनरल कंटेंट, उसका मिनरल कंटेंट क्या है, पर्कोलेशन क्या है, और उससे उस मिट्टी का पीएच क्या है, ये सभी फैक्टर क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। तो होम्योस्टेसिस तो भाई ये तो 8-9 के बच्चों को आता है, तो आप लोगों को तो आता ही होगा। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस। ठीक है ना? तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की प्रोसेस या उसकी क्षमता। ठीक है ना? तो भाई, तो द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की वह क्षमता जिसकी वजह से वो क्या करे? अपना अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब होम्योस्टेसिस कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की वजह से हमें भूख लगती है, प्यास लगती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस की वजह से हमें क्या लगती है? भूख, प्यास, ये सब। अर्ज फॉर नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग लिखा है। अब आ जाते हैं 7वां नंबर, देखिए इधर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या है? जनसंख्या की विशेषता हमारी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। देखिए पर यूनिट एरिया वॉल्यूम में, पर यूनिट एरिया ले लीजिए। मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा कोई एरिया ले लीजिए। क्या लीजिए? एरिया, यूरिया नहीं, एरिया ले लीजिए। 1 किलोमीटर लंबा, मान लो आपका गाँव ही है, मान लो 1 किलोमीटर चौड़ा है, 1 किलोमीटर क्या लंबा है। तो उसमें जितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं या जितनी जनसंख्या पाई जा रही है, जितनी हमारी पॉपुलेशन पाई जा रही है, वही क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। तो पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम में पाए जाने वाले किसी भी स्पीसीज की संख्या ही पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी को देखो पॉपुलेशन डेंसिटी को यदि हम फार्मूला के हिसाब से दिखाएं तो क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ रीजन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ रीजन मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में कितने इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब वही लोग, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ रीजन अपॉन नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन अ रीजन, मतलब एक रीजन में कितना यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं, उन्हीं का रेशियो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। तो देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन रीजन को एन से दिखाते हैं तथा नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन रीजन को एस से दिखाते हैं। तो सिंपल सा इसको रट लीजिएगा, n/s, इसको भी रट लीजिएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन रीजन और नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन रीजन, मतलब एक रीजन में पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स की संख्या बटा 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 नंबर ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट्स की संख्या, यूनिट एरिया की संख्या किसी रीजन में। चलिए ऐसे लिखिए कि किसी भी रीजन में पाए जाने वाले इंडिविजुअल की संख्या अपान किसी भी रीजन में पाए जाने वाला यूनिट एरिया की संख्या, यूनिट एरिया की संख्या। अब देखते हैं दूसरा बर्थ रेट क्या होता है। तो बर्थ रेट वही 1000 लोगों में 1 साल के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए, क्या हमारा बर्थ रेट हो गया। ये तो बर्थ रेट आपको याद ही हो गया कि 1000 लोगों में 1000 ऑर्गेनिजम्स में संख्या में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है बर्थ रेट कहलाती है। बर्थ रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, बर्थ रेट जब बढ़ेगा तो डेंसिटी, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा आ जाते हैं डेथ रेट। डेथ रेट को मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं, बर्थ रेट को हम नेटेलिटी बोलते हैं, नेटेलिटी, और डेथ रेट को हम क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो 1000 ऑर्गेनिजम्स में हर साल
साल मरने वाले ऑर्गेनिजम्स की संख्या क्या कहलाती है, हमारी डेथ रेट कहलाती है। डेथ रेट जब बढ़ेगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब देखते हैं सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है। देखिए पहले क्या था कि 1000 जो मेल थे इंडिया में ना, उन पे कितनी फीमेल थी, 943, यानी 943 थी। लेकिन इस समय 1020 चली गई हैं, 1020। मतलब क्या हुआ, अब हम लोग थोड़े रिस्पेक्ट देना